हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज कोल्ड वॉर का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो और भी थ्रिलिंग है। तो वक्त ना जाया करते हुए सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि जो कोल्ड वॉर ऑपरेशन का मास्टरमाइंड साबित होता है। पुलिस की गोली से घायल होके उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ वह पुलिस कस्टडी में होता है। शॉन को अगला कमिश्नर बना दिया जाता है और ली रिटायरमेंट लीव पे चला जाता है। तो यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू होता है। शॉन अल्बर्ट के फ्यूनरल से लौट रहा होता है कि तभी उसे किसी अनजान आदमी का फोन आता है। वो शॉन से कहता है कि वो उसकी वाइफ और लड़की को किडनैप कर रहा है, जिनके बदले शॉन को उनके एक आदमी को जेल से रिहा करना है। और जिसे रिहा करना है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जोजो ही है। अब जैसे ही यह थ्रेटनिंग का कॉल आता है, शॉन पूरी फोर्स को उसकी फैमिली की रक्षा के लिए लगा देता है। पुलिस उसकी लड़की को तो स्कूल से पिकअप कर लेती है, मगर वह किडनैपर शॉन की वाइफ मिशेल को अगवा करने में कामयाब होता है। वाइफ का पता जानने के लिए शॉन जोजो को इंट्रोगेट करता है। मॉनिटर रूम में ली भी आ जाता है। शॉन जोजो से कहता है कि कमिश्नर की वाइफ को किडनैप करके वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से दुश्मनी ले रहा है। जोजो उससे कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ को किडनैप करके सिर्फ तुम्हें दुश्मनी का चैलेंज दे रहा हूँ। जोजो शॉन को एक फोन नंबर देता है और उसे उस पर 10 मिनट के अंदर वीडियो कॉल लगाने बोलता है। शॉन के बाद ली इंट्रोगेशन रूम में जाके जोजो से कहता है कि हांगकांग पुलिस अपने ऑफिसर्स की फैमिली को बचाने के लिए क्रिमिनल्स से कभी सौदा नहीं करती। जोजो ली से एक ही बात कहता है, शॉन को फैमिली से बहुत प्यार है। वो आपकी तरह नहीं जो अपने खुद के बेटे को मौत के मुंह में झोंक दे। उसके लिए पुलिस की ड्यूटी नहीं बल्कि फैमिली टॉप प्रायोरिटी है। तो अब शॉन जोजो ने दिए हुए नंबर पे वीडियो कॉल करता है। किडनैपर उससे कहता है कि वो जोजो को लेके आए और अपनी वाइफ को लेके जाए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फिनिक्स शॉन से कहती है, कमिश्नर का इस तरह किडनैपरों की बातों में आके खुद नेगोशिएट करने जाना जनता के सामने पुलिस की गलत इमेज पैदा कर सकता है। अगर जोजो को ही ले जाना है तो कोई और भी ले जा सकता है। शॉन उससे कहता है कि अगर एक कमिश्नर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो देश की बाकी जनता को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो अब शॉन अपने कंधे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो फिनिक्स को एक्टिंग कमिश्नर बना के इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने बोलता है। अब किडनैपर का कॉल ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है। मतलब पुलिस की कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम का उस किडनैपर के पास तोड़ है। ली शॉन से प्रॉमिस लेता है कि कुछ भी हो जाए वो जोजो को नहीं मारेगा, उसे जिंदा कानून के सामने खड़ा करेगा और सजा दिलवाएगा। शॉन उसे प्रॉमिस करता है। तो अब शॉन जोजो को लेके एक वैन से निकल पड़ता है। आईटी ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर से कहता है कि किडनैपर के पास काउंटर ट्रैकिंग डिवाइस है जो हमारे कंट्रोल डिवाइस को ट्रैक कर सकता है, जिससे दोनों सरप्राइज होते हैं क्योंकि हांगकांग की कंट्रोल सिस्टम को क्रैक करना इम्पॉसिबल के बराबर है। किडनैपर शॉन से कहता है कि क्या पूरी पुलिस फोर्स के साथ नेगोशिएशन करने आओगे। तो यहाँ शॉन उसके पीछे आ रहे पुलिस से पीछा छुड़ा के कार को दूसरी दिशा की ओर मोड़ता है। तभी वैन में बैठा जोजो शॉन से कहता है, तुमने मुझे कुछ फाइल्स देने का वादा किया था जो मुझे अब तक नहीं मिली। शॉन समझ नहीं पाता जोजो क्या बात कर रहा है। जोजो शॉन से कहता है कि उसे चीफ एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिटी डिटेल्स चाहिए। हांगकांग में चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है। जोजो शॉन से कहता है कि उसे सेक्रेटरी ब्यूरो के डायरेक्टर्स के सिक्योरिटीज के बारे में भी सब कुछ जानना है। जो शॉन ने यह सब इंफॉर्मेशन 50 मिलियन के बदले देने का वादा किया था। जोजो उससे कहता है, हमने तुम्हें पैसे तो दिए मगर तुमने अब तक वह इंफॉर्मेशन नहीं दी। जोजो की यह बात कंट्रोल रूम में बैठे सभी सुनते हैं और शॉक होते हैं। वैन में बैठा जोजो शॉन से कहता है कि लालची मत बनो और कितने पैसे चाहिए बोलो। शॉन समझ जाता है कि जोजो जानबूझ के मनगढ़ंत बातें कर रहा है ताकि हेडक्वार्टर्स में बैठे लोग सस्पिशियस हो और शॉन की इमेज खराब हो। तो वह कुछ जवाब नहीं देता। अब किडनैपर शॉन को कार को रुका के उसने रखी हुई वैन से जोजो को लाने बोलता है, मगर शॉन जैसे ही उस वैन का दरवाजा खोलता है अंदर बॉम्ब लगाया एक बैग होता है। अब किडनैपर शॉन को एक मेट्रो स्टेशन बुलाता है। कंट्रोल रूम में यह बातें सब सुनते हैं और बॉम्ब स्क्वाड को मेट्रो स्टेशन की ओर भेजते हैं। यहाँ शॉन जोजो और बैग के साथ स्टेशन पहुंचता है। तभी भीड़ में एक आदमी चुपके से जोजो के हाथ में हथकड़ी की चाबी रख देता है। अब जैसे ही ट्रेन आती है, भीड़ का फायदा उठा के जोजो शॉन को धक्का देके वहां से भागता है। शॉन को समझ में नहीं आता कि वो बॉम्ब की बैग को देखे या जोजो को। जोजो चिल्ला के लोगों से कहता है कि वहाँ बॉम्ब है। बॉम्ब की बात सुनकर प्लेटफॉर्म पे अफरा तफरी मच जाती है। उसका फायदा उठा के जोजो भाग जाता है तो शॉन बैग को भीड़ से दूर करता है। तभी बॉम्ब स्क्वाड के लोग वहां पहुंच जाते हैं
वो शॉन को बैग से छुड़ाते हैं। शॉन वहां से जाने मुड़ता है कि बॉम्ब का ब्लास्ट होता है। यहाँ कंट्रोल रूम किडनैपर का लोकेशन जान के वहाँ पहुँचते हैं। किडनैपर तो भाग जाता है मगर वो शॉन की वाइफ को छुड़ा लेते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में शॉन मीडिया को बताता है कि जो उनके हाथ से भाग गया वो ऑपरेशन के फेल्यूर की जिम्मेदारी खुद पे लेता है। यहाँ एक कैफे में ली बैठा होता है कि वहाँ जो आता है। उसे देख के ली पुलिस को फोन करने जाता है कि तभी असली मास्टरमाइंड सामने आता है। वो होता है पीटर, ली का एक्स बॉस और एक्स कमिश्नर। जब ली सीआईडी चीफ था उस वक्त पीटर कमिश्नर था। अपने एक्स बॉस को देख के ली शॉक होता है। पीटर ली से कहता है कि जो उसके लिए काम करता है। पीटर ली से यह भी कहता है कि वो हमेशा यही चाहता था कि ली कमिश्नर बने और उसके बाद जो मगर तुम्हारे आदर्शों की वजह से वो भगोड़ा बन गया। पीटर ली से कहता है कि शॉन उनके ऑपोजिट पार्टी का आदमी है, तो अगर शॉन को कमिश्नर पद से हटाया गया तो वह अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ली को कमिश्नर बनाएगा। पीटर चाहता है कि सभी बड़ी पोस्ट पे उनके कैंडिडेट्स हो ताकि आगे के इलेक्शन में उनका आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव बने। जो ली को नया चश्मा देता है और उसे कहता है, डैडी अब वक्त आया है, आप अपना नजरिया बदले। यहाँ शॉन के ऑपरेशन फेल्यूर को लेके ऑपोजिशन वाले असेंबली में जोरों से यह मुद्दा उठाते हैं कि अब शॉन को उसके पद से दूर करना होगा। यहाँ सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस एडवर्ड, जो अगला चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का दावा करता है, वो सीनियर काउंसिलर ओसवाल्ड से सपोर्ट चाहता है, तो वो शॉन के ऊपर होने वाली इंक्वायरी कमेटी का वकील ओसवाल्ड को बनाना चाहता है। वो ओसवाल्ड को शॉन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। वो ओसवाल्ड को अगला जस्टिस हेड बनाने का लालच देता है। ओसवाल्ड उससे कहता है कि कानून में पॉलिटिक्स मत लाओ, तुम जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड बने हो, यह क्या कम है? तुम्हारी लालच तुम मेरे उसूलों पे मत थोपो। अगर मैं इंक्वायरी कमेटी का वकील बन भी गया तो भी इन सब में पॉलिटिक्स नहीं होने दूंगा। यहाँ शॉन जान गया है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे ऑपरेशन का फेल्योर साबित करती है तो उसे ना सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा बल्कि उसका पेंशन चला जाएगा, उसे सजा भी हो सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके खिलाफ बयान देने के लिए इस बार ली खड़ा होने वाला है। तो अब शॉन प्राइवेटली करप्शन डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिली की हेल्प लेता है, जिसने उसे पिछली बार भी हेल्प की थी। वह बिली से कहता है कि वह ली पे नजर रखना चाहता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में शॉन की इंक्वायरी शुरू होती है। ओसवाल्ड ली से पूछता है कि ऑपरेशन कोल्ड वॉर में शॉन ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए डिपार्टमेंट की क्लासिफाइड यानी गोपनीय इंफॉर्मेशन करप्शन ब्यूरो को दी, क्या यह गुनाह नहीं? ली उससे कहता है कि कानून सदियों पुराना हुआ है, आज ऐसा वक्त आया है कि ड्यूटी के साथ पॉलिटिक्स भी झेलना पड़ता है। ओसवाल्ड ली से पूछता है कि पिछली बार शॉन के हाथ तुम्हारे बेटे के क्रिमिनल होने के सबूत लगे जो उसने तुमसे शेयर किए, उसने तुम्हारे बेटे को क्रिमिनल साबित किया, तभी तुमने कभी शॉन की काबिलियत पे सवाल नहीं उठाए, तो अब क्यों उठा रहे हो? ली जज से कहता है कि जब शॉन जो को वैन से ले जा रहा था तब उसने उनकी बातें सुनी कि शॉन जो को चीफ एग्जीक्यूटिव और कुछ बड़े लोगों की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन 50 मिलियन के बदले बेचने वाला था, मगर शॉन लालच में आके और पैसे मांग रहा था। ली की बातें सुन के ओसवाल्ड गुस्सा होता है कि वो शॉन पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है कि हांगकांग का पुलिस कमिश्नर जो के साथ मिलके टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ली ओसवाल्ड से कहता है, मैंने अपनी 30 साल की नौकरी में यही सीखा है कि कुछ भी पॉसिबल है। ओसवाल्ड जान जाता है कि ली ने जानबूझ के लेजिस्लेटिव काउंसिल में शॉन का यह मुद्दा उठाया है। अब वह सही है या गलत, मगर इसकी वजह से शॉन रूलिंग पार्टी की रडार पे आ गया है। अपने ही लोगों के सामने उसे नीचे गिराया गया है। ली के इन आरोपों के पीछे जरूर कोई वजह है। यहाँ शॉन भी समझ जाता है कि वह ली को जैसे समझ रहा था वैसे ली है नहीं। ओसवाल्ड और शॉन दोनों समझ जाते हैं कि कोई पावरफुल आदमी ली और जो को पैदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ कमिश्नर को हटाना यह मुद्दा नहीं, बल्कि कमिश्नर के साथ कुछ बड़े पॉलिटिशियंस को भी हटाने का मुद्दा है। अब शॉन और ओसवाल्ड दोनों ली पे नजर रखने का फैसला करते हैं। ओसवाल्ड की असिस्टेंट बेला ली पे नजर रखने लगती है, मगर ली उसे आसानी से पकड़ लेता है। वो बेला से कहता है कि वो ओसवाल्ड को जाके बताए कि अगर वो कुछ जानना चाहता है तो सीधा मुझसे बात करे, छोटे बच्चे को मेरे पीछे ना भेजे। अब पीटर ली को एक जगह बुलाता है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं, जिनमें एडवर्ड भी है। पीटर ली से कहता है कि वह एडवर्ड को अगला चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं, जिसके बाद सब लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे प्रमोट होंगे। अभी की गवर्नमेंट को वो पूरी तरह बदलना चाहते हैं। एडवर्ड ली से कहता है कि एक बार उनकी सत्ता आ जाए फिर वो ली को स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे, जो अपने यहाँ के डिफेंस हेड की पोजीशन के बराबर है। उनकी बातें सुनकर ली हैरान होता है। ली एडवर्ड से कहता है कि तुम चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की जुर्रत कर रहे हो तो जाहिर है तुम्हारे पीछे उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा।
इन मंडलियों की बातों से पता चलता है कि हांगकांग की बड़ी पोस्ट पे आके वह सब भ्रष्टाचारी करने वाले हैं। उन्हें देख के ली भी सोच में पड़ जाता है कि अब हांगकांग का क्या होगा। यहाँ शॉन को बिली से पता चलता है कि ली और एडवर्ड की मुलाकातें हो रही है और एडवर्ड ने ही इंक्वायरी के लिए ओसवाल्ड को आइन वक्त पे अपॉइंट किया है। तो अब शॉन को लगता है कि ली, एडवर्ड और ओसवाल्ड तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो वह बिली को ली के साथ ओसवाल्ड पे भी नजर रखने बोलता है। यहाँ अपने पकड़े जाने पे बेला डिप्रेस है। वो ओसवाल्ड को प्रॉमिस करती है कि वो ली पे नजर रख के जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेगी। अब दूसरी हियरिंग शुरू होती है। ओसवाल्ड शॉन से पूछता है कि कमिश्नर होने के बावजूद वो कानून को क्यों तोड़ता है। शॉन कहता है कि वह कानून को तोड़ता नहीं, वह सिर्फ सॉल्यूशन निकालता है। उसने पिछली बार करप्शन ब्यूरो को इन्वॉल्व करके जोजो को पकड़ा, मुजरिम तो पकड़ा गया। ओसवाल्ड उससे कहता है क्या फायदा, अब वह तुम्हारी वजह से फिर से भाग गया। अब ओसवाल्ड शॉन से कहता है कि पिछली हियरिंग में ली ने तुम पे आरोप रखे थे कि तुम जोजो को कुछ गोपनीय इंफॉर्मेशन देने वाले थे। शॉन ओसवाल्ड से कहता है कि बेबुनियाद आरोपों पे लड़ने के लिए यह कोई कोर्ट नहीं, इंटरनल इंक्वायरी है, तो उस तरह से बात करो। अब ओसवाल्ड शॉन से पूछता है कि डिपार्टमेंट में ही तुम्हारे इतने दुश्मन क्यों है। शॉन उससे एक ही बात कहता है, दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो ईमानदार होते हैं। शॉन की बातों से ओसवाल्ड इम्प्रेस होता है और टीवी पे उसकी बात देख रहे फिनिक्स और बिली भी प्राउडली फील करते हैं। तो ली सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन ली अपने घर से बाहर निकलता है तो बेला उस पे नजर रखती है, मगर ली उसे चकमा दे देता है। अब ली को पीटर के आदमी एक जंकयार्ड ले आते हैं जहाँ हमें पिछली पार्ट में चोरी हुई EU वैन भी दिखती है। पीटर ली से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इस वैन की कीमत क्या होगी। ली बोलता है 20 मिलियन। तो उस पर पीटर हंसते हुए उससे कहता है वैन की कीमत सिर्फ 8 मिलियन है, क्योंकि उसे खरीदने में मेरा ही हाथ है। पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली सारी सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरी ही कंपनी की तरफ से खरीदी जाती है, इसलिए मैं उनका तोड़ भी जानता हूँ। यह 540 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे एडवर्ड के जरिए मिला था। किसी को पता भी नहीं चला जिस कंपनी को यह इक्विपमेंट्स इजराइल से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मेरी ही थी। अब पीटर ली को उनके पुराने साथियों से मिलाता है जो 1995 में एक मिशन के दौरान अंडरग्राउंड किए गए थे। उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया था। कभी ये चारों ली के हाथ के नीचे काम करके बड़ी बड़ी मिशन को अंजाम दिया करते थे। उन चारों को देख के ली शॉक होता है। उनसे पता चलता है कि अंडरग्राउंड रह के वो पीटर के लिए काम करते हैं। सब चाहते हैं कि ली कमिश्नर बने। वह देख के ली समझ नहीं पाता क्या रिएक्ट करे। अब जब रात को ली को उसके कार के पास छोड़ा जाता है तो बेला उन्हें देख लेती है। ली के साथ जोजो को देख के वो उनकी फोटोज निकालती है। जोजो ली से कहता है कि पीटर ने उसे इस देश से बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया है। ली जोजो के कान में एक ही बात कहता है, बेटा इन खतरनाक लोगों की पहुंच से कहीं दूर निकल जाओ, यह किसी के सगे नहीं। अपने पिता की बातें सुनकर जोजो हैरान होता है। अब जोजो पीटर की वैन में बैठ के जाने लगता है तो बेला उनके वैन का पीछा करने लगती है। वो फोन करके ओसवाल्ड को बताती है कि उसने जोजो को देखा है और वो उसका पीछा कर रही है। ओसवाल्ड उसे तुरंत वहाँ से निकल के घर आने बोलता है, मगर बेला अपने जिद पे अड़ी हुई है तो वह पीछा जारी रखती है। यहाँ बिली के आदमी जिन्होंने ओसवाल्ड का फोन टैप किया है उन्हें बेला की सारी बातें सुनाई पड़ती है। तो वह शॉन को कॉल करके जोजो की वैन के लोकेशन के बारे में बताते हैं। अब शॉन भी उनकी तरफ मुड़ता है। यहाँ बेला को पता नहीं होता कि पीटर का एक आदमी उसकी कार का पीछा कर रहा है, जो जान चुका है कि बेला पीटर की वैन का पीछा कर रही है। वह कॉल करके यह सब बातें पीटर को बताता है तो पीटर उसे बेला को रोकने बोलता है। वह आदमी बेला की कार को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि बेला के कार का कंट्रोल चला जाता है। वह पलट जाती है। उसकी कार एक बस से टकरा के वह बस भी पलट जाती है, जिससे पीटर की वैन का रास्ता ब्लॉक होता है। तभी वहाँ पे शॉन पहुंच जाता है। अनकॉन्शियस बेला पीटर की वैन की तरफ इशारा करती है। शॉन गन निकाल के वैन की तरफ मुड़ता है कि तभी वैन में से जोजो मशीन गन से शॉन पे गोली बरसाने लगता है। अब पीछे से भी पीटर का आदमी शॉन पे गोलियां चलाने लगता है। दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। शॉन पीटर के आदमी को घायल कर देता है, मगर जोजो के सामने फंस जाता है। अब जैसे ही जोजो की गन की गोलियां खत्म होती है, वही मौका देख के शॉन अपनी गन से जोजो को शूट करता है। वह देख के पीटर वैन में बैठ के भाग जाता है तो बुरी तरह घायल जोजो बेहोश होता है। बेचारी बेला भी मर जाती है। बेला की लाश को देख के ओसवाल्ड अंदर से टूट जाता है। बेला उसे लड़की की तरह थी। तो यहाँ जोजो कोमा में चला जाता है।
ली को जब इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से से शॉन पे झपट पड़ता है। ली शॉन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे। शॉन उससे कहता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की तो सेल्फ डिफेंस में उसे गोलियां चलानी पड़ी। अब ली गुस्से से शॉन पे गन तान देता है। वो शॉन को धमकी देता है कि अगर मैंने तुम्हें कमिश्नर की पोस्ट से हटाया नहीं तो अपना नाम बदल दूंगा। ओसवाल्ड भी आके शॉन पे इस बात पे गुस्सा होता है कि उसने उसके फोन को बिना परमिशन के टैप किया और यह कांड हुआ। वो ली को भी धमकी देता है कि मैं मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने में लगाऊंगा। ली भी उसे वेलकम करता है। यहाँ क्राइम सीन पे मिली कार पे जिस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में 1995 को ही डेड दिखाया गया है। शॉन को पता चलता है कि वह आदमी ली के हाथ के नीचे काम किया करता था। शॉन फिनिक्स को बताता है कि उस वक्त स्पेशल ब्रांच को भले बंद कर दिया गया हो मगर उन पुलिस वालों को डेड डिक्लेयर करके पॉलिटिशियंस वाले उन्हें अपने प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। उन अंडरग्राउंड एजेंट को उनकी सैलरी तो प्राइवेटली मिला करती थी मगर वह काम इलीगल करते थे। बेला ने निकाले हुए फोटोज को नष्ट किया जाता है। यहाँ ली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मोक से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो फिर से पुलिस फोर्स में आना चाहता है मगर उसके पहले वो शॉन को पुलिस फोर्स से हटाना चाहता है। उसके लिए डिपार्टमेंट के 5 बड़े ऑफिसरों को कमिश्नर के परफॉर्मेंस के खिलाफ लॉसूट फाइल करनी पड़ेगी। 4 ऑफिसर रेडी है, सिर्फ फिनिक्स को मनाना पड़ेगा। तो अब मोक फिनिक्स को बुला के उसे पेपर्स पे साइन करने के लिए कन्विंस करता है मगर फिनिक्स साफ मना करती है। वह यह बात शॉन को बताती है। शॉन फिनिक्स को पेपर साइन करने बोलता है क्योंकि वह नहीं चाहता उसकी वजह से फिनिक्स प्रॉब्लम में आ जाए। अब शॉन जान चुका है कि डिपार्टमेंट में कौन कौन उसके खिलाफ है। यह बेला ने बड़ी अक्लमंदी से मरने के पहले फोटोज को क्लाउड पे अपलोड किया होता है जहाँ से ओसवाल्ड उन्हें डाउनलोड करके डेवलप करता है। तो उसे उसमें ली के साथ पीटर भी दिखता है। वह समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे असली आदमी कौन है। वो शॉन को बुला के उसे वो फोटो देता है। पीटर को देख के शॉन भी हैरान होता है। ओसवाल्ड शॉन से कहता है कि भले हमारे विचार एक दूसरे से ना मिलते हो मगर मुझे तुम पे विश्वास है, तुम इन गद्दारों को सजा दिलाओगे। यहाँ बिली शॉन से कहता है कि उस रात ली पीटर से मिलने गया था तो वह आधा घंटे में वापस आ गया था, मतलब वह उस जगह के आधा घंटे के रेडियस में कहीं गया था। तो शॉन मैप पे उस इलाके को कवर करता है और बिली को उस इलाके पे नजर रखने बोलता है। अब वह चाल चलता है और मोक से कहता है कि उसने पुलिस फोर्स के बाहर अपनी एक टीम बनाई है जो लेक के पास छुप के बैठी है। उन्हें चुराई हुई ईयू वैन के लोकेशन का पता लग गया है और वो जल्दी ही कार्रवाई करने वाले हैं। मोक शॉन के जाल में फंस जाता है और यह इंफॉर्मेशन पीटर को देता है। पीटर अपने उन अंडरग्राउंड पुलिस वालों को उस जगह भेजता है मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो लोग जैसे ही कार से जंकयार्ड लौटते हैं बिली का ड्रोन उन्हें फॉलो करता है। वो कंफर्म करता है कि वो वही ली के पुराने साथी है जो डेड डिक्लेयर किए गए थे। शॉन को यह भी पता चलता है कि पुलिस के सारे आईटी इक्विपमेंट्स का टेंडर पीटर को दिया गया था, इसलिए वो उन्हें आसानी से हैक करके पुलिस की सारी मूव जान जाता था। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस बुला के शॉन को हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। शॉन उनसे कहता है कि अभी भी उसके पास 4 घंटे है तो उन 4 घंटों में वह एक मिशन पूरी करने की सोच रहा है। वो चाहता है कि यह मिशन ली हैंडल करे। शॉन ली से कहता है कि उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि मिसिंग ईयू वैन एक जंकयार्ड में है जो जोजो के साथियों के कब्जे में है। ली मना नहीं कर पाता तो अब ली अपने आदमियों के साथ उस जंकयार्ड पे अटैक करने जाता है। तो शॉन हेडक्वार्टर्स में बैठ के उसे मॉनिटर करता है। कार में बैठा स्टीफेन जो पीटर के लिए काम करता है वो पीटर को इस मिशन की खबर पहुंचाता है जिसे बिली ट्रेस करता है। लोकेशन होता है किसी 5 स्टार होटल का जहां पीटर चुप के बैठा है। बिली पीटर के लोकेशन की खबर शॉन को देता है। यहाँ जंकयार्ड में छिपे उन लोगों को पुलिस कमांडोज के आने की खबर मिलती है। ली टेंशन में है क्योंकि वह उसी के पुराने साथी है। शॉन ने उसे उसी के पुराने साथियों को मारने का मिशन दिया था। यहाँ पुलिस और उन लोगों के बीच वॉर छेड़ जाता है। वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करके पुलिस से बच के कार से भागने लगते हैं तो पुलिस उनका पीछा करती है। जाते जाते वो लोग पूरा जंकयार्ड तबाह करते हैं। यहाँ पुलिस और उनके बीच गन फायरिंग शुरू होती है जिनमें 3 लोग मर जाते हैं तो 2 लोग एक लेडी को हॉस्टेज बना के एक सुपर स्टोर में छुप जाते हैं। पुलिस स्टोर को चारों तरफ से घेर लेती है। सिचुएशन को हैंडल करने लोकेशन पे अब ली आता है। वह उन 2 लोगों से बातें करने स्टोर के अंदर जाता है। आखिर थे तो वो उसी के साथी। उन दोनों में से एक घायल आदमी मर जाता है तो दूसरे को ली इशारे से पुलिस के हवाले होने को बोलता है। तो वह आदमी गन अपने गर्दन पे लगा के सुसाइड करने जाता ही है कि अगले पल वह इरादा बदल के ली को शूट करने जाता है। पुलिस की स्नाइपर उसे शूट कर देती है।
ली बस देखता रह जाता है। शॉन ने जबरदस्त चाल रचा के ली से ही अपने आदमियों को मरवाया था। मोक को भी गद्दारों का साथ देने के जुर्म में उसके पद से हटाया जाता है। यहाँ पीटर देश छोड़ के भागने की तैयारी करता है तो एयरपोर्ट पे शॉन से उसका सामना होता है। शॉन उससे कहता है कि उसके पास सबूत है कि उसे पुलिस इक्विपमेंट का इलीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और पीटर के जोजो के साथ संबंध है जो किडनैपिंग का क्रिमिनल है। मगर शॉन जानता है कि इतने सबूतों पे वो पीटर जैसे पहुंचे हुए आदमी को सलाखों के पीछे नहीं भेज सकता। वो पीटर से कहता है कि उसने होम मिनिस्टर से बात की है और वह तुम्हें 3 शर्त पे छोड़ने को तैयार है। एक तो तुम ये देश छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे, दूसरा तुम्हारी इक्विपमेंट कंपनी के सब शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी को बेचोगे और तीसरा हांगकांग की गवर्नमेंट में तुम बाहर से भी इंटरफेयर नहीं करोगे। शॉन उससे कहता है कि या तो हांगकांग की जेल में जाने की तैयारी करो या इस देश से दफा हो जाओ। पीटर प्लेन से देश छोड़ के चला जाता है तो डिप्टी कमिश्नर स्टीफेन को पीटर का साथ देने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। शॉन मीडिया के सामने मिशन की सक्सेस स्टोरी बयान करता है। यहाँ हॉस्पिटल में ली आंखें लगाए बैठा है कि कब उसका लड़का कोमा से बाहर आएगा। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोनों पार्ट थ्रिलिंग है। तो कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।